प्रिय विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए आप व आपके परिवार सहित सभी स्वस्थ हों। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे अपने ही विषय हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हो और हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर चर्चा करना चाहूँगी। ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। विद्यार्थियों के लिए यह जिज्ञासा का विषय होगा कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका नामकरण हिंदी ही क्यों पड़ा और कुछ क्यों नहीं। यद्यपि क्या, क्यों, कैसे ये प्रश्न विज्ञान के हैं, लेकिन विज्ञान के विद्यार्थियों की ही बपौती नहीं है, अपितु प्रत्येक बुद्धिजीवी के मस्तिष्क में प्राय यह जिज्ञासाएं उठा करती हैं। इस प्रकार की जिज्ञासाएं हमें ज्ञान की ओर ले जाने की ओर प्रेरित करती हैं। आज ज्ञान का जितना विकास हम देख रहे हैं वह बुद्धिजीवी मानव की जिज्ञासाओं को खोजने का ही एक प्रयास है। चलिए अब हम अपने मूल विषय हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर चर्चा करें। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंद से संबंधित। हिंदी शब्द की निष्पत्ति सिंध से हुई है, क्योंकि ईरानी भाषा में से को है बोला जाता है। इस प्रकार हिंदी शब्द वास्तव में सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। कालांतर में हिंद शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा। इसी हिंद से ही हिंदी शब्द बना। संभवतः थोड़ा बहुत आप लोग समझ चुके होंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। फारसी भाषा का जो शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंद से संबंधित, और हिंदी शब्द जो है इसकी निष्पत्ति सिंधु से हुई और ईरानी भाषा में से को है बोला जाता है। जब से को है बोला जाता है तो हिंदी शब्द वास्तव में सिंधु का ही एक रूप है और आगे चलकर हिंद शब्द पूरे भारत के लिए एक पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा और इसी हिंद से हिंदी शब्द बना। आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। अब विद्यार्थियों के लिए पुनः एक जिज्ञासा का प्रश्न होगा कि आर्य भाषाएं क्या होती हैं, ये क्या है। तो आर्य भाषा जिसका मैंने अभी प्रयोग किया है, ये आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है। संस्कृत सभी भाषा जो हमारी हिंदी है उसकी जननी है। हिंदी और संस्कृत में माँ बेटी का रिश्ता है। और वैदिक संस्कृत जो साहित्य की परिनिष्ठित भाषा थी, वैदिक भाषा में वेद, संहिता एवं उपनिषदों और वेदांतों का निर्माण हुआ है। वैदिक भाषा के साथ साथ ही बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, जिसे लौकिक संस्कृत भी कहा जाता है। अर्थात संस्कृत के दो रूप हो गए, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें कि वेद, संहिता और उपनिषद लिखे गए। हमारे जो मंत्र हैं हम बोलते हैं, गायत्री मंत्र हो या और कोई अन्य मंत्र हो, जो कि सभी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं, इनमें उपलब्ध है। ये संस्कृत में ही लिखे गए। संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली वैदिक कालीन भाषाओं से माना जाता है। अनुमानतः 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका प्रयोग साहित्य में होने लगा था। संस्कृत भाषा में ही रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथ रचे गए। रामायण और महाभारत ग्रंथ से सभी विद्यार्थी परिचित हैं। सभी ने बचपन से इनके बारे में पढ़ा है और अब तो सभी ने अभी कोरोना काल के अंदर पुनः इनको दूरदर्शन के ऊपर, टीवी के ऊपर दिखाया गया था।
संभवतः सभी विद्यार्थियों ने इसको देखा होगा, तो ये आपके लिए कोई नए ग्रंथ नहीं है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, भवभूति, विशाख, मम्मट, दंडी आदि, अभी जिनके मैंने नाम लिए हैं आपको बताएं, ये संस्कृत के महान कवि हैं, संस्कृत की महान विभूतियाँ हैं, जिनसे कि भारत को एक श्रेष्ठ, उन्नत और समृद्ध साहित्य की प्राप्ति हुई है। और इन्होंने जो ये साहित्य लिखा है, इसमें हमारी भारतीय संस्कृति की विभूति जो है वो धरोहर के रूप में आज भी है। इसका साहित्य, इनका जो साहित्य विश्व के समृद्ध साहित्य में से एक है। संस्कृत कालीन आधारभूत बोलचाल की भाषा परिवर्तित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद काफ़ी बदल गई, जिसे पाली कहा गया। पुरातनता का यह निर्मोह प्रकृति सहन करती न एक पल। प्रकृति में हर पल हर क्षण परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार मानव जीवन में भी परिवर्तन होता है, हमारे शरीर में भी हर पल परिवर्तन होता रहता है। तो भाषाएं भी कभी भी एक जैसी नहीं रही। पहले संस्कृत थी, संस्कृत के दो रूप, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, और कालांतर में जाके ये पाली में बदल गई, जिसमें कि महात्मा बुद्ध के क्या है, उपदेश है। तो महात्मा बुद्ध के समय में पाली लोक भाषा थी और उन्होंने पाली के द्वारा ही अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। संभवतः यह भाषा ईसा की प्रथम ईस्वी तक रही। पहली ईस्वी तक आते आते पाली भाषा और परिवर्तित हुई, तब इसे प्राकृत की संज्ञा दी गई, प्राकृत के नाम से जाने लगा। संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, और पाली भी परिवर्तित हो गई किसमें, प्राकृत में। इसका काल पहली ईसा से 500 ईस्वी तक है। पाली की विभाषाओं के रूप में प्राकृत भाषाएं पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमोत्तरी तथा मध्य देशी अब साहित्यिक भाषाओं के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी। उन्हें साहित्यिक भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी थी, जिन्हें मागधी, शोरशैनी, महाराष्ट्री, पैशाशी, अर्धमागधी आदि भी कहा जा सकता है। आगे चलकर प्राकृत भाषाओं के क्षेत्रीय रूपों से अपभ्रंश भाषाएं भी स्थापित हुई। इनका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश भाषा साहित्य के मुख्यतः दो रूप मिलते हैं अपभ्रंश भाषा में, पश्चिमी और पूर्वी। अनुमानतः 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। जिस हिंदी की हमने चर्चा की थी शुरू में कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, उस हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। और इसकी हमें एक चैन दिखाई देती है। संस्कृत के दो रूप मिलेंगे, वैदिक और लौकिक संस्कृत। फिर उसके बाद में मैंने और की अभी आपसे जो चर्चा की थी ऊपर, प्राकृत भाषा हुई, पाली हुई, पाली के बाद में अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, जिसमें कि आप अभी तक जो पढ़ रहे हो आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल का साहित्य लिखा गया। इस हिंदी भाषा का जन्म किस प्रकार वैदिक संस्कृत से होते हुए एक चैन के रूप में हम आगे देखते हैं कि अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। आधुनिक आर्य भाषाओं में जिनमें हिंदी भी है, इसका जन्म 1000 ईस्वी के आसपास ही हुआ था, लेकिन साहित्य रचना का कार्य 1150 या इसके बाद प्रारंभ हुआ। कहने का अभिप्राय है कि हिंदी भाषा का जन्म 1000 ईस्वी के पास, और जो साहित्य इसमें रचा जा रहा है वो 1150 या इसके बाद। अनुमानतः 13वीं शताब्दी में हिंदी भाषा में साहित्य रचना का कार्य प्रारंभ हुआ। इसी कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि एक समीक्षक है, निबंधकार भी है, ललित निबंधकार के रूप में जिन्हें जाना जाता है, उन्होंने हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंशों का रूप ही
माना है और आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से माना जा सकता है। अभी हमने जो बातचीत की, चर्चा की है हिंदी की उत्पत्ति और हिंदी भाषा का अति संक्षिप्त इतिहास। और आप सब साहित्य के विद्यार्थी हैं। हिंदी साहित्य जो है उसका जन्म कहाँ से हो, इस भाषा का, उसके बारे में बताया कि हिंदी साहित्य की जो परंपरा है वो कब से प्रारंभ हुई। तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस संबंध में सभी विद्वानों का मत यही है कि जब से अपभ्रंश भाषा साहित्यिक रचनाओं का माध्यम बनी, तभी से हिंदी भाषा धीरे धीरे या शनैः शनैः साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगी थी। यह निश्चित है कि जिस काल में अपभ्रंश साहित्यिक भाषा थी, उस काल में हिंदी जनभाषा थी। जनभाषा आम बोलचाल की भाषा। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास निर्माताओं ने या इतिहासवेत्ताओं ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया है। अपभ्रंश साहित्य, इससे पहले हमें एक कड़ी, एक श्रृंखला दिखाई दे रही जिसकी मैंने चर्चा की थी, पुनः मैं उसे दोहराना चाहूँगी। संस्कृत के दो रूप मिलते हैं हमें, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य जो हमें है, जिसमें साहित्य रचना हुई थी, वो अपभ्रंश भाषा जो है वो साहित्यिक रचनाओं का माध्यम बनी। मिश्र बंधु विनोद में अनेक रचनाओं को स्थान दिया है, जबकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, जो उनकी प्रसिद्ध कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बुद्धू का कांटा है, इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से अभिहित किया है, जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का विवेचन करते समय अपभ्रंश रचनाओं को पूर्व पीठिका के रूप में स्थान दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि हेमचंद्राचार्य ने दो प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा करी है। परिनिष्ठित अपभ्रंश, जिसका व्याकरण उन्होंने स्वयं लिखा। दूसरा है ग्राम्य अपभ्रंश, जिसका स्वरूप व्याकरण के नियमों से मुक्त, सतत विकासमान और एक जन भाषा था। अपभ्रंश के इसी स्वरूप में बौद्धों के पद और दोहा, प्राकृत, पेंगलम थे। पद तथा संदेश राशक आदि रचनाएं लिखी गईं। वस्तुतः अपभ्रंश के इसी स्वरूप से जनभाषा हिंदी का विकास हुआ, जो आगे चलकर साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य का आरंभ 11वीं शताब्दी से मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का साहित्यिक भाषा में प्रतिष्ठित होना या हिंदी साहित्य का बनना राजा भोज के समय से प्रारंभ हुआ, जब अपभ्रंश भाषा काव्य के लिए रूढ़ हो चली थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य का आरंभ क्रमशः 8वीं शताब्दी तथा 7वीं शताब्दी से मानते हैं। इन लोगों ने अपभ्रंश की रचनाओं में हिंदी का आरंभिक रूप स्वीकार किया है। लेकिन बाबू गुलाब राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि विद्वान स्वीकार करते हैं कि हिंदी साहित्य की परंपरा का आरंभ 11वीं शताब्दी में ही हुआ। यह जरूर है कि परवर्ती अर्थात बाद की अपभ्रंश रचनाओं में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट रूप से मिल जाता है, जिनका काल 7वीं-8वीं शताब्दी तक जाता है। तो देखिए बच्चों, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई और हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके साथ ही हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा की है मैंने। और मूलतः हिंदी का जो विकास हुआ अपभ्रंश भाषा से हुआ।
अपभ्रंश भाषा साहित्यिक रचनाओं का माध्यम बनी, तभी से हिंदी भाषा शनैः शनैः साहित्य क्षेत्र में प्रवेश करने लगी है। संभवतः आज आपको ये हिंदी भाषा की, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और भाषा का विकास अति संक्षिप्त रूप में बताया मैंने, जो समझ में आया होगा। आप सभी साहित्य के विद्यार्थी हो और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ और साहित्य में इसको कब स्थान मिला। ये अति सूक्ष्म जो जानकारी थी, इसके ऊपर मैंने चर्चा की है। अब आगे मैं हिंदी साहित्य का जो इतिहास है 4 भागों में बांटा जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आप प्रथम वर्ष के अंदर आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य के जो 4 काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन सभी में स्वर्ण युग की उपमा दी गई है। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी संभवतः आपको होगी, क्योंकि आप प्रथम वर्ष में इसके बारे में पढ़ के आ चुके हैं। अब जब अगली बार हम मिलेंगे तो इनके बारे में संक्षेप में चर्चा करते हुए विस्तार से, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में रीतिकाल है, रीतिकाल के कवि हैं, तो उनके ऊपर मैं चर्चा करूँगी। धन्यवाद।